हाय एवरीवन। आज मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेकर आई हूँ जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए देखते हैं और इसे समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टेक्निक यूज्ड इन सर्वे रिसर्च। किसी भी रिसर्च में प्रोबेबिलिटी टेक्निक क्या होता है? तो मैं बता दूं, यहाँ पर ऑप्शंस है ए सिंपल रैंडम सैंपल, बी है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, सी है क्लस्टर सैंपल एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्हें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी टेक्निक क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक क्या होता है, उन्हें इसका आंसर पता होगा। लेकिन जिन्हें नहीं पता है, मैं उनके लिए बता दूं कि सैंपल कलेक्ट करने का दो टेक्निक होता है। एक होता है प्रोबेबिलिटी टेक्निक, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक। प्रोबेबिलिटी टेक्निक वो होता है जिसमें कि हर किसी को इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। किसी को भी रैंडमली चुन लिया जा सकता है, उसमें कोई इसमें क्राइटेरिया डिफाइन नहीं होता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में जैसे कि कुछ कोटा होता है, कुछ सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है कि इन्हीं लोगों को लेना है या फिर किस तरह के लोगों से करना, किस जगह। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में यही है कि प्रोबेबिलिटी में हर किसी का इक्वल चांसेस होता है। बस इतना ही भी समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर चार तरह से हम लोग जो प्रोबेबिलिटी टेक्निक में चार तरह से सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो इसमें जो जितना भी ऑप्शन है सब प्रोबेबिलिटी टेक्निक में आता है। जैसे सिंडम डैम्पल सैंपल, तो रैंडम में है ही, किसी को भी रैंडमली हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं सैंपल के लिए जिस पर कि हम रिसर्च करेंगे। सैंपल मीन्स कि एक बड़े से चीज़ में से थोड़े से सैंपल निकाला जाता है जिसके ऊपर जांच किया जाता है। ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल ये भी सही है, जिसमें कि अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता है पॉपुलेशन का और फिर उसमें से सेलेक्ट किया जाता है, उसमें से कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। क्लस्टर सैंपल भी वही है, क्लस्टर के रूप में किसी ग्रुप बनाता है उसी क्लस्टर में से, लेकिन उसमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, कोई खास को सिलेक्ट करेंगे ऐसा नहीं होता है। तो ये तीनों ही सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन रह गया तो इसमें बाद में हम फिर और चर्चा करेंगे, जिससे आपको सैम्पलिंग मेथड पूरा क्लियर हो जाएगा जो नए हैं। तो आप देखते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 टू 1990 इज 4 times दिस स्टडी इज। तो ये स्टडी जो है वो 1950 से लेकर 1990 तक किया गया। किस चीज़ के लिए? पर कैपिटा इनकम के लिए। ऑप्शन है ए सोशल, बी है फैक्टोरियल, सी है लॉन्गिट्यूडनल एंड डी है हॉरिजॉन्टल। अब देखिए, इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी मैं सिर्फ जो इसका आंसर है वो बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है लॉन्गिट्यूडनल। अब थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वो होता है जो कि एक ही चीज़ पर, एक ही विषय पर वो लगातार ज़्यादा समय तक किया जाता है। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होता है, जिसमें एक ही चीज़ पे एक ही व्यक्ति के सारे गुण पे किया जा रहा है, तो उसको वर्षों तक किया जाए। यहाँ पर कैपिटल इनकम के बारे में किया जा रहा है तो उसको बहुत दिनों तक किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या 1950 से 1990 तक एक लंबे समय तक एक ही चीज़ पर अगर सर्वे किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, तो उस तरह के स्टडी को बोलते हैं, उस तरह के रिसर्च को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी लॉन्गिट्यूडनल। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिंपोजियम इज अ। सिंपोजियम क्या है? देखिए, सिंपोजियम शब्द जो है वो एक कॉन्फ्रेंस, जैसे कि आप सब समझते हैं कॉन्फ्रेंस होता है, उससे छोटा रूप होता है। इसमें भी सिंपोजियम में क्या होता है कि एक कुछ एक्सपर्ट्स का ग्रुप को बुलाया जाता है, ठीक है वो, और उसमें ऑडियंस भी वैसे ही लाए जाते हैं जो कि उस सब्जेक्ट पर, जिस सब्जेक्ट पर रिसर्च करना होता है, उस सब्जेक्ट के जो समझने वाले ऑडियंस उसमें आते हैं और वो लार्ज नंबर पे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, किसी एक टॉपिक पर डिस्कस किया जाता है और उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का कोशिश किया जाता है। ये सिंपोजियम के बारे में आप समझिए कि सिंपोजियम ये होता है। आइए अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ अ फ्यू स्पीकर्स विथ लार्ज ऑडियंस, बी है अराइवल एट द सर्टेन गोल थ्रू म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, सी है प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन
इन अ ग्रुप, और डी है ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे सारा ही ऑप्शन सही है कि वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ फ्यू स्पीकर्स होता है और उसमें लार्ज ऑडियंस भी होते हैं और किसी भी एक गोल के थ्रू अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज भी किया जाता है। ऑप्शन बी भी सही है। सी है कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, तो इसमें किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड किया जाता है, तो एक डिसीजन लिया जाता है कि इसका कोई भी मुद्दा है, कोई भी समझ में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आइडियाज़ को ये करके और अंत में उसका एक फाइनल सोल्यूशन लिया जाता है, फिर उसको पब्लिश किया जाता है। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपोजियम क्या होता है कुछ हद तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे फिर से कहीं भी किसी क्वेश्चन में मैं इस पर विचार से करूँगी, डिस्कस करूँगी, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द रिसर्च डिज़ाइन इज रिलेटेड टू। अब रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? रिसर्च में जब हम रिसर्च करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए है सैम्पल डिज़ाइन, सैम्पल सेलेक्शन सॉरी, बी है फॉर्मुलेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, सी है सिलेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द टूल, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। देखिए जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम के आंसर मैंने कि गेस के रूप में एक आंसर सेलेक्ट करते हैं, इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। उसके बाद एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार किया जाता है कि हम किस तरह से सैंपल सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से लेंगे, कौन सा सैंपल टेक्निक यूज़ करेंगे, डाटा कलेक्शन करने का क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया जाएगा, किन लोगों पर किया जाएगा और किस टूल के द्वारा हम सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सारा ऑप्शन सही है। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। पहले प्रॉब्लम क्या है उसको हम लोग फाइंड करेंगे, हम किस चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, मतलब गेस करते हैं कि इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए इस प्रॉब्लम का, जिसको कि बाद में हम लोग टेस्ट करते हैं। और उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन तैयार किया जाता है कि हम इस रिसर्च को कैसे करेंगे, किसकी चीज़ के मदद से करेंगे, डाटा कलेक्शन किस तरह से करेंगे, ये रिसर्च डिज़ाइन होता है। तो इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव, डी। होप कि आपको रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च। देखिए वही क्वेश्चन अभी मैंने इस पर बात की, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए, डेवलपिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, बी, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, सी, डिसाइडिंग अबाउट द डाटा एनालिसिस प्रोसीड्योर, डी, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस। जिन्होंने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा और मेरे और भी जो वीडियोस हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पे, वो इसका आंसर आप आसानी से दे लेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है कोई भी रिसर्च को परसुइंग में शुरू करने, सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले रिसर्च स्टार्ट करने के पहले। तो आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर ध्यान से देखा होगा मेरा वीडियो तो इससे ही आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रिसर्च डिज़ाइन मैंने बताया, रिसर्च डिज़ाइन थर्ड स्टेप है, हाइपोथेसिस सेकेंड स्टेप है, पहले नहीं कि उसको आंसर के रूप में किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। हमको सबसे पहले ये तय करना होता है कि हम किस क्वेश्चन, किस प्रॉब्लम को लेके, किस मुद्दे को लेकर रिसर्च करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन वही है कि हमारे पास कोई सामने कोई प्रॉब्लम आएगा ना एक क्वेश्चन के रूप में, उसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं एज अ रिसर्च। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम दिया जाता है, कभी क्वेश्चन दिया जाता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, क्वेश्चन के रूप में सामने आता है और उसका आंसर हम एक टेंटेटिव, एक गेस के रूप में लगाते हैं, हाइपोथेसिस के रूप में। तो सेकंड स्टेज होता है। फिर उसको हमको टेस्ट करना है कि मैं जो गेस है वो सही है कि नहीं। तो हम रिसर्च डिज़ाइन करते हैं कि उसको हम किस तरह से सैंपल लेंगे, किस तरह से उस पर हम वर्क करेंगे, कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, किन लोगों से सैंपल टेक्निक कलेक्ट करेंगे, कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे। तो ये 3 स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे का स्टेप में आगे के क्वेश्चन से डील करूँगी, तो आपको धीरे धीरे पूरा कॉन्सेप्ट रिसर्च एप्टीट्यूड का क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। तो रिसर्च एप्टीट्यूड जिन्हें कठिन लगता है वो अगर मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, मैं उन्हें इजी वे में इस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगी।
कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं मैसेज के थ्रू आपको बता दूँगी, अच्छे से समझा दूँगी जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, आप देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।